Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को। तो एज़ आप सभी को पता है कि अगस्त का मंथ आ चुका है, तो हम प्रीवियस मंथ के यानी कि जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम हर बार करते हैं। लाइक हमारा जब जुलाई आया था तो हमने जून के करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे, और अभी अगस्त आया तो हम जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। करंट अफेयर्स जो हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम अपने वीकेस्ट पॉइंट की बात करें तो वो भी हमारा ये करंट अफेयर्स ही रहता है, क्योंकि हमारा ध्यान इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स पर नहीं जाता। और ये करंट अफेयर्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो इनके साथ हमें टच में रहना, या हम कह सकते हैं बिल्कुल अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसीलिए हमने पूरा जुलाई मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद अब कुछ टॉप अब जो जुलाई मंथ में जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हुई थी उनको हम एज अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन फॉर्म में आपके लिए लेकर आए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे हर क्वेश्चन के साथ आपको, और इसी तरह से हम 2-3 पार्ट्स में आपका जुलाई का करंट अफेयर जो है वो कवर कर लेंगे। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट Saval word recently seen in the news is an archipelago located in which ocean? अभी सावल वर्ड की हम लोग को काफ़ी सुन रहे हैं, ठीक है, न्यूज़ में चल रहा है। तो आपसे पूछा है कि वो एक आर्किपेलागो है और बेसिकली किस ओशियन में वो लोकेटेड है। आपके आर्कटिक ओशियन में है, इंडियन ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में है, या फिर पैसिफिक ओशियन में है। सेम क्वेश्चन एक बार हिंदी में देख लेते हैं, फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। हिंदी में बोल रहे हैं, हाल ही में खबरों में रहा स्वालवर्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। किस महासागर में स्थित द्वीप समूह है, इसके बारे में चलिए आइए डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर मैं स्वालवर्ड की बात करूं तो साइंटिस्ट जो हैं वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स को, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स को साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये आपके स्वालवर्ड्स, नीपोविज ब्रिज, ठीक है, सालवर्ड नीपोविज रिज पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इस रिज की, तो ये जो रिज है आपका सालवर्ड के नीपोविज रिज, ये आपका 500 किलोमीटर लॉन्ग रिज है। और ये जो रिज है ये कहाँ है, तो ये रिज बेसिकली आपका, इस रिज की अगर मैं बात करूं तो ये रिज आपका आर्कटिक ओशियन में है। कहाँ है, आर्कटिक ओशियन में है, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूं इस स्वालवर्ड की, तो ये स्वालवर्ड जो है आपका, ये 1596 में डिस्कवर हुआ था। याद रखेंगे स्वालवर्ड ये आपका 1596 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और किसने इसको डिस्कवर किया था, तो विलियम वेरेंट्स, ठीक है, विलियम वेरेंट्स ने
विलियम वेरेंस ने इसको डिस्कवर किया था। 1596 में डिस्कवर किया था। और ये एक आर्कटिक आर्किपेलागो है। और किसके अंडर आता है ये? तो ये आपका नॉर्वेगियन सोवेरेनिटी, ठीक है, नॉर्वेगियन सोवेरेनिटी, नॉर्वेगियन सोवेरेनिटी के अंतर्गत आने वाला ये एक आर्किपेलागो है, आर्कटिक आर्किपेलागो है। और अगर मैं बात करूँ इसके लोकेशन की, तो ये आपके नॉर्थ पोल, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके नॉर्थ पोल एंड आपका जो नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्थ पोल और नॉर्वे के बीच में ये लाई करता है। और ये कवर करता है आपका एरिया, कितना एरिया कवर करता है? तो 61,022 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। और मेजॉरिटी जो है इसके एरिया की, वो कैसी है? तो इसके एरिया की जो मेजॉरिटी है बेसिकली वो आपको ग्लेशिएटेड देखने को मिलती है। मतलब एट मोस्ट ऑफ द एरियाज आपको वहाँ पे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक पे बात करूँ तो स्पिट्सबर्गन, ठीक है, स्पिट्सबर्गन है यहाँ पे, इसका लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है, स्पिट्सबर्गन इसका लार्जेस्ट आइलैंड है। और ये जो आपका स्वालबार्ड है ये आर्कटिक कंडीशंस को ही एक्सपीरियंस करता है एज इट इज़ सिचुएटेड इन आर्कटिक ओशियन। इंक्लूडिंग अगर मैं बात करूँ जैसे किस टाइप की कंडीशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है आर्कटिक की, तो जैसे इसमें आपका मिडनाइट सन होता है, पोलर नाइट होती हैं, जो इसकी लोकेशन की वजह से, आर्कटिक सर्कल में लोकेशन की वजह से जो भी मिडनाइट सन और पोलर नाइट्स होती हैं, तो इन सबको ये एक्सपीरियंस करता है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। बहुत ध्यान से रखना है कि साइंटिस्ट जो थे वो हमारे सालवर्ड नीपोविच रिज पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे। और ये जो रिज है आपका 500 किलोमीटर का रिज है। और कहाँ है ये? तो आर्कटिक ओशन में। इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो सालवर्ड अभी रिसेंटली न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं, ये आपका आर्कटिक ओशन में सिचुएटेड है। क्लियर? चलेंगे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट which organization recently released the report titled Aid for Trade in Action supporting the transition to clean energy? World Bank, United Nations Development Program UNDP, World Trade Organization WTO, International Monetary Fund that is IMF. सेम क्वेश्चन एक बार हिंदी में देखेंगे। हाल ही में किस संगठन ने एड फॉर ट्रेड इन एक्शन सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो किसने रिपोर्ट जारी की है? ये रिपोर्ट जो है बेसिकली ये आपकी जारी की गई है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के द्वारा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, ठीक है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और क्यों पब्लिश किया है? ताकि जो ट्रेड के लिए इनिशिएटिव्स हैं उनको एम्फसाइज़ किया जाए, ट्रेड इनिशिएटिव्स लिए जाएं, ठीक है, उनको एम्फसाइज़ किया जाए। इस वजह से इस शीर्षक के साथ या इस टाइटल के साथ उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट की तो देखिए ध्यान से देखेंगे कि 2005 में ओरिजिनेट हुआ, 2005 में, ठीक है, 2005 से ओरिजिनेट होके WTO हांगकांग मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, WTO हांगकांग मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस। एक बारी मैं स्पेस कवर कर लूँ यहाँ पे सो दैट ईज़िली हम जो है वो पढ़ कर सकें। देखिए WTO
हांगकांग मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इससे ओरिजिनेट हुआ था 2005 में। और हुआ क्या था बेसिकली कि इनिशिएटिव्स लिए गए थे इस कॉन्फ्रेंस में, जिनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि जो भी इकोनॉमी है उसको डेवलप किया जाए। ठीक है, इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, ग्लोबल ट्रेड को डेवलप किया जाए। और हम इसको कैसे डेवलप करेंगे, तो जो सप्लाई साइड कैपेसिटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स है उसको एड्रेस करके। ये ऑल्सो हम कह सकते हैं कि ये मोबिलाइज करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ताकि वो ट्रेड रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनके साथ टैकल करें। और हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि देखिए ट्रेड के लिए तो रिक्वायर्ड रहता है कि आप डेवलप कंट्रीज़ में ट्रेड करें, सो दैट आपका जो ट्रेड का परसेंटेज है वो इंक्रीज़ करे। तो वही कि WTO जो आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है 2005 से ओरिजिनेट हुआ। WTO की एक हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि इनिशिएटिव लिया गया था कि हमको क्या करना है कि आपके जो भी ग्लोबल ट्रेड हैं उनकी ज्वाइनिंग में आपको इकोनॉमीज़ को डेवलप करना है, ताकि आप सप्लाई साइड कैपेसिटी को और इंफ्रास्ट्रक्चर कंसंट्रेट को एड्रेस करें। इसके द्वारा आप जो है इनिशिएटिव्स जो आप ले रहे हो उसको एम्फसाइज़ करें, ताकि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज़ किया जा सके, ताकि वो जो भी ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं उनके साथ टैकल कर सके और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके। क्लियर? सो चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सौभाग्य स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। अभी रिसेंटली आपके न्यूज़ में एक न्यूज़ आ रही है, तो वो आपकी सौभाग्य स्कीम के बारे में आप लोग अभी पढ़ रहे हो बेसिकली। तो ये जो सौभाग्य स्कीम है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हिंदी में देख लेंगे क्वेश्चन को। हाल ही में खबरों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना, दूर दराज के क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना, शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं देखूँ तो प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर टू रूरल हाउस होल्ड्स, अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर इन रिमोट एरियाज, या फिर एनहांसिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन अर्बन एरियाज। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपका, इट इज़ अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, क्या है कि सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण जो है वो प्राप्त करना इस सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। इस सौभाग्य स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब देखिए हुआ क्या, कहाँ से ये शुरुआत हुई इसकी, थोड़ा सा आप ये देख लेते हैं। तो देखिए मेघालय का लोकायुक्त है। ठीक है, मेघालय का लोकायुक्त है। ठीक है, जिसने नोटिफाई किया आपके पहले के जो भी ऑफिशियल्स थे उन मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ध्यान से देखेंगे, मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि MEECL,
ठीक है। MEECL के जो भी फॉर्मर ऑफिशियल्स थे उनको मेघालय के लोकायुक्त ने नोटिफाई किया, ताकि क्या हो, जो भी आपकी ओवर एलिज्ड इरेगुलरिटीज़ हैं सौभाग्य स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनके ऊपर जो है इनको उन्होंने नोटिफाई किया कि भैया देखिए, जो भी फॉर्मर ऑफिशियल्स थे मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के, उनको मेघालय के लोकायुक्त ने एक तरह से कह सकते हैं कि नोटिस दिया कि जो भी इरेगुलरिटीज़ आ रही है सौभाग्य स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उससे आप क्या आएँ, उससे बाहर आएँ। ठीक है, इरेगुलरिटीज़ को कम करें। और लॉन्च इन अक्टूबर 2017, अगर मैं बात करूँ ये सौभाग्य स्कीम, तो ये आपकी 2017 अक्टूबर 2017 में लॉन्च हो गई थी। ठीक है, तो सौभाग्य का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो पूरे, अगर मैं सार्वभौमिक तरीके से देखूं तो जितने भी हमारे घरेलू कामों के लिए जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वो प्रोवाइड किया जाए। लाइक क्या क्या किया जाए, लाइक आपको फ्री LED बल्ब प्रोवाइड किए जाएँ घरों में, क्योंकि लाइट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो फ्री LED बल्ब्स प्रोवाइड कराने की बात इस सौभाग्य स्कीम में की गई थी। ठीक है, और जो भी हमारे एसेंशियल इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं, ठीक है, वो दिए जाएँ BPL फैमिलीज़ को। ठीक है, ये बोला गया था कि BPL फैमिलीज़ को जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएँ, उनको फ्री LED बल्ब्स प्रोवाइड कराए जाएँ। यहाँ पर ये भी एम्फसाइज़ किया गया था कि जो लास्ट मील कनेक्टिविटी है रूरल एरियाज़ में, या फिर आपके सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम में रिमोट विलेजेस के लिए, उसको भी एम्फसाइज़ किया जाए। ठीक है, अर्बन कनेक्शंस का टारगेट रखा जाए। ठीक है, इकोनॉमिकली पुअर हाउस होल्ड, जो कि इकोनॉमिकली गरीब घर हैं, उनको अर्बन एरियाज़ में जो है वो कनेक्शंस दिए जाएं। ठीक है, यहाँ पे नॉन पुअर अर्बन ड्वेलिंग्स जो हैं उनको इस बेनिफिट से दूर रखा जाए। ये वाली बात कही गई थी कि जिनको सिर्फ रिक्वायरमेंट है उन्हीं के लिए ऐसा किया जाए, जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है उनके लिए ऐसा ना किया जाए। तो ये किसके द्वारा किया गया, बेसिकली आपके मेघालय के जो लोकायुक्त थे उनके द्वारा किया गया। उन्होंने आपके मेघालय फॉर्मर ऑफिशियल जो थे मेघालय एनर्जी लिमिटेड कॉरपोरेशन के, उनको नोटिस दिया था कि भैया जो भी रेगुलरिटीज़ आ रही हैं आपके सौभाग्य स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, उससे आप ओवरकम करिए, क्योंकि ये जो हमारा सौभाग्य स्कीम है ये अक्टूबर 2017 में लॉन्च हो चुका है। और अभी हमारा इस सौभाग्य स्कीम का उद्देश्य यही है कि हम घरों घरों तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएं, लेकिन किन लोगों तक पहुंचाएं, जो आपके जो आपके पुअर कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, उनको आप LED बल्ब्स प्रोवाइड कराएं फ्री में, BPL फैमिलीज़ को एसेंशियल इलेक्ट्रिकल आइटम्स प्रोवाइड कराएं। ठीक है, और जो रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है या सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है रिमोट विलेजेस वगैरह में, उनको एम्फसाइज़ करें। ठीक है, उनमें जो भी कमियां हैं उनको थोड़ा दूर करें। और अर्बन कनेक्शंस जो हैं वो दिए जाएं इकोनॉमिकली पुअर हाउस होल्ड्स को, लेकिन इसमें जो अमीर लोग हैं उनको इसका फ़ायदा ना हो, इसका बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, बिहार, उड़ीसा, गुजरात या राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? बिहार ने की है, उड़ीसा ने की है, गुजरात ने की है या फिर राजस्थान ने की है। ओके, तो टॉकिंग अबाउट हम कहें कि इसके बारे में कि जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है ये आपके राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। क्या क्या बातें इस पे हुई हैं आइए उसको डिस्कस करेंगे। तो जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, ठीक है, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है भजन लाल शर्मा, उन्होंने ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो लॉन्च की है। कैसे लॉन्च की है? तो ये एक आपकी बेसिकली ये है क्या, तो ये आपकी एक इनकम सपोर्ट स्कीम है। ठीक है, भजन लाल शर्मा के द्वारा इसको लॉन्च किया है। एक इनकम सपोर्ट स्कीम है ये, ठीक है, एक इनकम सपोर्ट स्कीम है।
कृषि उपज मंडी पर, ठीक है, टोंक में जो कृषि उपज मंडी है वहाँ पर। और इसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 650 करोड़ का जो है वो रिलीज़ हो गया है, ठीक है। तो 650 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ रिलीज़ हुआ है 65 लाख फार्मर्स के लिए, ठीक है। 65 लाख फार्मर्स के लिए 650 करोड़ का जो इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट है, वो रिलीज़ हो गई है। जो भी एलिजिबल फार्मर्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत जो भी एलिजिबल फार्मर्स होंगे उनको 2000 रुपीज़ जो है वो एनुअली मिलेंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। कितने इंस्टॉलमेंट्स में, तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2000 रुपीज़ जो हैं इनको एनुअली मिलेंगे, ठीक है। अलोंगसाइड द ₹6,000 फ्रॉम दी सेंट्रल पीएम किसान स्कीम। याद रखना, स्टेट से तो मिल ही रहे हैं 2000, और साथ ही साथ आपको मतलब कह सकते हो कि 6000 जो हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपके सेंट्रल पीएम किसान स्कीम के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो नोडल एजेंसी रहेगी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोडल एजेंसी कौन है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है आपकी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने ये स्कीम जो है वो शुरू की है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ गई है 650 करोड़ की 65 लाख फार्मर्स के लिए। तो जो भी एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको 2000 रुपीज़ जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स पे एनुअली मिलेंगे। चलो नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग द साउथ अफ्रीका टीम। कौन सी ऐसी टीम है जिसने नमा ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका टीम को हराकर। तो वो जो टीम है हमारी बेसिकली वो कौन सी है, तो भैया हम सबको पता है इंडिया है, ठीक है। जो आपके इंडियन मेंस क्रिकेट टीम है जिसकी जो हम कह सकते हैं जिसको जिसकी कप्तानी हम कह लें, जिसको डील इसकी लीडरशिप जो थी वो रोहित शर्मा के द्वारा की गई थी, ठीक है। उन्होंने 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता था। साउथ अफ्रीका को उन्होंने 7 रन से हराया था, ठीक है। साउथ अफ्रीका को उन्होंने 7 रन से हराया था। और कहाँ हराया था बेसिकली, तो केंसिंगटन ओवल बारबाडोस में हराया था। कब हराया था, तो 29 जून को हराया था 2024 में। और ये जो है वो इंडिया का सेकेंड T20 वर्ल्ड कप था जो कि उसने जीता 2007 के बाद। 2007 के बाद उन्होंने 2024 में सेकेंड वर्ल्ड कप जीता। और ये हम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो हम कह सकते हैं कि इस T20 के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि वो रिटायरमेंट लेंगे, एंड विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ये भी रिटायरमेंट लेंगे। तो ये राहुल द्रविड़ का भी लास्ट असाइनमेंट था एज अ कोच, एंड रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा। रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा, इनका ये लास्ट मैच था, लास्ट T20 था। एंड एज अ कोच राहुल द्रविड़ का भी ये लास्ट असाइनमेंट था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, हिंदी में देख लेते हैं सेम क्वेश्चन एंड फिर प्रोसीड करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर नमा ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता, तो ये आपका भारत ने जीता। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली डेवलप अ सांख्यिकी पोर्टल। किस मिनिस्ट्री ने अभी जल्द में ही सांख्यिकी पोर्टल को जो है वो डेवलप किया है। तो सांख्यिकी पोर्टल की अगर मैं बात करूं कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है,
तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। ठीक है, किस मंत्रालय ने हाल ही में सांख्यिकी पोर्टल विकसित किया है? तो सांख्यिकी पोर्टल जो है वो आपके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी अगर मैं बात करूं तो जो हमारी मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसने ई सांख्यिकी पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि ये रियल टाइम डेटा जो है वो प्लानर्स को दे सके। ठीक है, किसको क्या कर सके, ताकि ये रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सके। किसको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सके? तो भैया प्लानर्स को कर सके, पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उनको, और जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं। तो बेसिकली रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड प्लानर्स को रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करने के लिए ये ई सांख्यिकी पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? वो है स्ट्रीमलाइन डेटा मैनेजमेंट। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है स्ट्रीमलाइन डेटा मैनेजमेंट। स्ट्रीमलाइन डेटा मैनेजमेंट इसका उद्देश्य है। ठीक है, मैनेजमेंट एंड शेयरिंग, स्ट्रीमलाइन डेटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग इसका उद्देश्य है। और ये बेसिकली क्या कर रहा है? तो जो भी हमारे की डेटा सेट्स हैं, ठीक है, की डेटा सेट्स को एक्सेस करना भी ये करा रहा है, एक्सेस ऑफरिंग कर रहा है। ठीक है, की डेटा सेट्स की डेटा सेट्स की ये आपकी कह सकते हो एक्सेस करा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स हो गए, क्या हो गया कि डेटा सेट्स में क्या आएगा? हमारा नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इनको एक्सेस प्रोवाइड करा रहा है। फिर जो पोर्टल्स का डेटा कैटलॉग मॉड्यूल है, ठीक है, वो आपका ओवर 20 to 91 डेटा सेट्स तक है। और ये जो है आपका बेसिकली ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो पोर्टल का डेटा कैटलॉग मॉड्यूल है, द पोर्टल्स डेटा कैटलॉग मॉड्यूल जो है वो घर बनाता है, हम कह सकते हैं ओवर 20 to 91 डेटा सेट्स पर। ठीक है, और किसके साथ? तो विद डिटेल्ड मेटा डेटा। ठीक है, डिटेल्ड मेटा डेटा, with detailed मेटा डेटा। ठीक है, मेटा डेटा ही होगा ये, एंड विजुलाइजेशन।
ठीक है। और इससे हो क्या रहा है, जो डेटा की एक्सेसिबिलिटी है ना, उसकी जो रीयूजेबिलिटी है वो इन्हांस हो रही है। और इन्हांस हो रही है तो इससे क्या हो रहा है, जो भी हमारे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग है या फिर हम पब्लिक यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर, जो रीयूजेबिलिटी है वो किस लिए हो रही है, डिसीजन मेकिंग के लिए एंड पब्लिक यूज़ के लिए। क्लियर है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट M.K. Ranjit Singh and ORSV Union of India and ORS case recently seen in the news is related to which issue? ये जो रंजीत सिंह और ये ORSV यूनियन ऑफ इंडिया ORS केस, ये जो है जो अभी आजकल न्यूज़ में चल रहा है, ये किस इशू से रिलेटेड है? पॉवर्टी एंड हंगर से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, आपके ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है, या नन ऑफ द अबव, किसी से नहीं है। हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। M.K. रंजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामला जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस मुद्दे से संबंधित है? गरीबी और भूख से है, जलवायु परिवर्तन से है, ट्रिपल तलाक से है, या भूख में से किसी से नहीं है। चलिए देखिए, तो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आपके M.K. रंजीत सिंह और ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS जो है एक प्रेसिडेंट, उसके पास एक सेट ऑफ प्रेसिडेंट है क्लाइमेट चेंज ज्यूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक सेट है, प्रेसिडेंट है वहाँ पे। तो जो लैंडमार्क जजमेंट है वो स्टैब्लिश करता है एक राइट को, जिसका नाम है बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या है? बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि ये जो हमारा इशू है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें अगर क्लाइमेट चेंज की बात करूँ तो इस क्लाइमेट चेंज में बेसिकली होता क्या है कि इसमें ये जो आपका अभी हमने बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पढ़ा, ये आपका एक तरह से फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट आपके आर्टिकल 21 एंड 14 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ये जो डिसीजन है वो इंडिया के क्लाइमेट पॉलिसी को शेप करता है, गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करता है, लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस करता है, और जो भी जुडिशरी का रोल है उसको हाईलाइट करता है, ताकि जो भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जो भी हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी राइट्स हैं उनको ये क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। क्लियर? चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि कहता है कि कॉनकॉटी डॉली नेशनल पार्क, कॉनकॉटी डॉली जो नेशनल पार्क है, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में देखा जा रहा है, वो किस कंट्री में लोकेटेड है? तो नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो कॉनकॉटी डॉली नेशनल पार्क क्या आपका नाइजीरिया में है, क्या कॉन्गो में है, क्या केन्या में है, क्या ब्राज़ील में है? तो ये आपका कहाँ है? बेसिकली कॉन्गो से याद रख लो, कॉन्गो, ठीक है, कहाँ है? कॉन्गो में है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट इसके लिए चलाए जा रहे थे, एक जो आपकी चाइनीज़ कंपनी है उसके एक्सप्लोरेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक है। जिससे क्या हो रहा था, जो कॉन्गो का कॉनकॉटी डॉली नेशनल पार्क है वो थ्रेटन हो रहा था, ठीक है। यूनेस्को की एक साइट है ये बेसिकली, ठीक है, और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये पार्क जो है वो आपके कॉन्गो के रिपब्लिक में सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? तो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो,
कॉन्गो के रिपब्लिक में ये पार्क सिचुएटेड है एंड ये डिस्टिंक्ट है हमारे नेबरिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो DRC से एंड अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए ये पार्क बेसिकली जाना जाता है। ब्राज़ाविल की अगर मैं बात करूँ तो वो कैपिटल है यहाँ कॉन्गो की, जो कि आपका एक एज अ की लैंड पोर्ट की तरह सपोर्ट मतलब सर्व करती है, ठीक है, कॉन्गो रिवर पर। और ये कंट्री की जोग्राफिकल और जो भी इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है उनको क्या करती है, हाईलाइट करती है। क्लियर है? चलेंगे moving towards our next question and this question says that where was the 16th edition of the Indian Mongolia joint military exercise nomadic elephant held। तो भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का जो 16वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया? वो आपकी कोलकाता वेस्ट बंगाल में करा गया, उलानबातर मंगोलिया में किया, उमरोई मेघालय, गुवाहाटी असम। तो ये कहाँ हुआ था आपका? ये आपके उमरोई मेघालय में हुआ था। क्लियर? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका देखिए 16वां संस्करण है जो कि आपके इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट में के अकॉर्डिंग हुआ था। और कहाँ हुआ था? उमरोई मेघालय में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो फ्रॉम जुलाई 3 to 16, ठीक है। तो 3 से 16 जुलाई के बीच ये हुआ था। इसमें 45 इंडियन पर्सोनल 45 इंडियन पर्सोनल इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। और इसमें मंगोलियन की आर्मी भी जो थी वो इन्वॉल्व थी और 150 कह सकते हैं क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन था, ठीक है। तो ये जो एनुअल इवेंट है जो कि ऑल्टरनेटिंग है हमारे कंट्रीज़ के बीच में, वो आपके काउंटर इंसर्जेंसी जो होते हैं सेमी अर्बन और माउंटेनियस टेरेन में, उस पर फोकस करता है, ठीक है। किस पर फोकस करता है? तो काउंटर इंसर्जेंसी इन सेमी अर्बन, जो भी हमारे सेमी अर्बन और माउंटेनियस टेरेन है वहाँ के काउंटर इंसर्जेंसी पर ये फोकस करता है, ठीक है। की अटेंडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके मंगोलियन के मंगोलियन एम्बेसडर जिनका नाम है दम बाजेविन, ठीक है, दम बाजेविन गैनबोल्ड और मेजर जनरल प्रसन्न जोशी, मेजर जनरल प्रसन्न जोशी जो थे वो इसके की अटेंडीज़ थे, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है ये इंटरप्रेबिलिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को इन्हांस करती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलेंगे देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। Yes, it is here. What is the primary objective of the low frequency array loafer recently seen in the news? जो ये लो फ्रिक्वेंसी एरे लोफर आ रहा है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द अर्थ कोर, अर्थ की कोर को स्टडी करना, टू ऑब्जर्व द यूनिवर्सिटी एट लो रेडियो फ्रिक्वेंसी, टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज या टू ट्रैक एस्टेरॉइड मूवमेंट्स। तो हाल ही में खबरों में आए लो फ्रिक्वेंसी एरे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के कोर का अध्ययन करना, कम रेडियो आवृत्ति पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करना, जलवायु परिवर्तन की निगरानी करना या क्षुद्र ग्रहों की गतिविधियों पर नजर रखना। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इज़ टू ऑब्जर्व द यूनिवर्सल एट लो रेडियो फ्रिक्वेंसी।
क्लियर। तो जो भी हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक न्यू रेडियो गैलेक्सी जो है वो डिस्कवर की है, ठीक है। न्यू रेडियो गैलेक्सी डिस्कवर की गई है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, जो कि आपके लो फ्रिक्वेंसी एरे लोफर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक पैन यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियो इंटरफेरोमीटर है, ठीक है, इंटरफेरोमीटर है, जो कि आपके डच इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए, ठीक है। एस्ट्रन लोफर, तो यहाँ पर जो लोफर है वो ऑब्जर्व करता है यूनिवर्स को लो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे, और कितनी लो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे, तो आपके 90 to 200 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ तो साइमल्टेनियसली आपके मल्टीपल डायरेक्शंस को भी ऑब्जर्व करता है। इसका जो उद्देश्य है वो अर्ली यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य अर्ली यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना है, सोलर एक्टिविटी को एक्सप्लोर करना है, टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करना है। तो ये जो आपका लोफर है बेसिकली ये एक इनोवेटिव डिज़ाइन है जिसमें कि आपके एडवांस डिजिटल बीम आते हैं, ठीक है, जो एक अजाइल को फॉर्म करते हैं। तो ये आपका एक तरह से मल्टी यूज़र ऑपरेशन है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। आंसर समझ आया हो तो ज़रूर से आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।